नमस्कार, मैं एलपी मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिजिक्स के नेक्स्ट सेशन को लेकर आया हूं। देखते हैं इस नेक्स्ट सेशन में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है सर? आप सभी न्यूटन के नियम को जानते होंगे, न्यूटन के नाम को जानते होंगे। चलिए देखते हैं न्यूटन के गति संबंधी क्या नियम है और क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आइजैक न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति संबंधी अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया है, जिसे न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है। तो दोस्तों क्या बताया हमने? ये बताया कि न्यूटन ने अपने गति के बारे में 3 विषय में चर्चा की है, और वह 3 विषय क्या है, वही न्यूटन के गति के विषयक नियम कहलाए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि जड़त्व का नियम। न्यूटन के कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो आप सीधे बताइएगा कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। दोस्तों, जड़त्व के नाम से ही लगता है कि कोई भी इनर्शिया यानी कोई भी वस्तु जो है जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहनी चाहती है, वो अपने आप में चेंज नहीं होने देना चाहती है। जैसे मान लीजिए, आप सबसे बड़ा उदाहरण आप ले लेते हैं किसका? स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग पर क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं, ऐसे ये पर बल लगाते हैं, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है हमारा? अगर किसी दीवार से बंधा हुआ है तो स्प्रिंग ऐसे फैल जाता है जब हम बल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ज्यों ही हम छोड़ते हैं बल, जहाँ हम जो बल एफ लगाए हैं उसको जहाँ हम छोड़ देते हैं, यानी बल को जहाँ जीरो कर देते हैं, 0 न्यूटन कर देते हैं, तो वह स्प्रिंग अपने स्वतः की अवस्था में धीरे धीरे कंपन करते करते धीरे धीरे अपने स्वतः अवस्था में आ जाता है। यानी हर एक वस्तु या हर एक पदार्थ अपनी अवस्था में चेंज का क्या करता है? विरोध करता है, यानी अपने जड़ को बनाए रखता है। यही क्या है? यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। देखिए क्या कहता है, कहता है इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना वो पसंद करती है, वही अवस्था में रहना पसंद करती है। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे दोस्तों कोई पिंड किसी मेज पर रखा हुआ है तो वो क्या हमेशा स्थिर अवस्था में है, तो हमेशा यह स्थिर अवस्था में रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल इस पर कार्यरत ना हो। तो क्या बात समझ में आई? जड़त्व का नियम का मतलब क्या होता है? हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का मतलब भी लग रहा है कि जो जैसा है उस स्थिति में बना रहना चाहता है। कब तक बना रहेगा? जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये क्या है दोस्तों? गति का प्रथम नियम है। दोस्तों पूरे फिजिक्स को आप केवल हकीकत ज्ञान से ही समझेंगे और अपने आप को अगर अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि फिजिक्स में पढ़ने के लिए कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि हमारे साथ जो रेगुलर बेसिस पर क्रियाएं होती हैं वही फिजिक्स के नियम के तौर पर लिखी गई हैं। अगर हम अपने पर अप्लाई करें सारी चीज़ को कि यह फिजिक्स काफ़ी ही ईजी हो जाएगा। तो चलो बात समझ में आ गई। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम दोस्तों जड़त्व का नियम है। जड़त्व का मतलब वस्तु या पदार्थ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल न उस पर लगाया जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपके रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, इसलिए मैं आपके सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराने हैं तो हम अपने कॉपी को PDF फॉर्मेट में बदलकर आप सबको बताया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को ख़त्म हो सके और आप साइंस में जो 25 क्वेश्चन आएंगे या 20 क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे उन सब में आप फुल मार्क्स ला सकें। चलिए इसी सिलसिले में दोस्तों आगे देखते हैं जड़त्व का नियम, न्यूटन के जड़त्व का नियम। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मतलब न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यानी इसको अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं, यानी यह नियम क्या करता है? परिवर्तन का प्रतिरोध कहलाता है। यानी परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी हमें चेंज नहीं करना ही क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगर जड़त्व की बात आई कि जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व का नाम से ही लग रहा है। जैसे कोई कहता है आदमी तुम बड़ी जड़ी आदमी हो, जड़ी आदमी हो का मतलब क्या? वह अपना ही बात मानता बल्कि अपने में चेंज होने की बात नहीं करता। तो दोस्तों परिवर्तन का प्रतिरोध, जो परिवर्तन का ही विरोध करे वो जड़त्व कहलाता है। और इसी नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो जड़त्व का आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो जड़त्व का नियम है या न्यूटन का प्रथम नियम है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल आई। पहला, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा, जड़त्व क्या है? तो परिवर्तन का प्रतिरोध ही जड़त्व है।
और तीसरी क्या बात पता चली कि इस न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही बल की परिभाषा को क्या करता है, बताता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है। चलिए दोस्तों, गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है। दोस्तों, आप सबको मैंने एक दिन बताया था, क्या बताया था कि एफ बराबर अगर आपको याद हो तो बताया था एफ बराबर क्या बताया था, डेल पी बाई डेल टी। और इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ भी कराया। दोस्तों, आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ देखें। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएंगे नहीं छूटेंगे अगर आप क्रम से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो एफ बराबर डेल पी बाई डेल टी बताया था। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो समय क्या है, समय कांस्टेंट है, यानी समय को हटा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा कि जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, संवेग से। अब बल का मतलब क्या, किसी वस्तु पर हम जो बल लगाते हैं, आरोपित करते हैं, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो हमारा बल कार्य करता है। तो यह जो बल है वो संवेग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है कि नहीं है दोस्तों। हाँ, दिख रहा। अगर अनुक्रमानुपाती का संबंध क्या होता है यह भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया दोस्तों। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर बल के मान को बढ़ाया जाएगा तो यह साइड यानी संवेग भी बढ़ेगा, बल के मान को घटाया जाएगा तो संवेग भी घटेगा। यानी दोस्तों, आप खुद सोचो कि कोई वस्तु गतिमान है तो जाहिर सी बात है उसमें संवेग काम कर रहा है, वो संवेग क्या है, यम इंटू भी है। संवेग काम कर रहा है वो संवेग क्या है, यम इंटू भी है। अगर उस वस्तु पर और बल बढ़ाया जाएगा तो उस संवेग का मान निरंतर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ये संवेग में जो परिवर्तन होगा वह बल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है। क्या कहता है इस नियम के अनुसार, यानी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर, देखो यही संवेग परिवर्तन की दर, देखो यही संवेग परिवर्तन की दर का मतलब तो होता है समय से भाग। तो किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की जो दर होता है उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल यानी यह बल जो आरोपित किए हैं, असंतुलित का मतलब क्या है दोस्तों, कि हम उस बल को निरंतर चेंज कर रहे हैं। असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती है ही दोस्तों। अगर डायरेक्ट देखा जाए बराबर का मतलब क्या, अनुक्रमानुपाती का ही अनुपात हुआ, तथा यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है। और यह जो हमारा संवेग में जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल हमारा कार्य करता है। यह गति का द्वितीय नियम है। यानी आपको क्या समझ में आया कि गति का, न्यूटन के गति का प्रथम नियम हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। और वहाँ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा कोई पूछेगा तो कहाँ से मिलती है, तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो हमारा बल है वो संवेग के में जो परिवर्तन का जो दर है उसका क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, इसी सिलसिले में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोस्तों कि माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u दोस्तों प्रारंभिक वेग को कहते हैं और v जो है अंतिम वेग को कहते हैं। तो वही देखो हमने बताया है कि माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। मान लो कि कोई यह एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। तो वही कह रहा है माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल लगने पर इस पर हमने क्या लगाया, एक इस पर हमने बल अप्लाई किया। कितने समय के लिए, t समय के लिए अप्लाई किया। तो t समय बाद उसका वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और उसका वेग क्या होता है, पहले u रहता है और u से दोस्तों फिर हो जाता है v। तो उस अवस्था में हम देखो कैलकुलेशन करते हैं। अगर हमारा प्रारंभिक वेग u है, अब वस्तु का द्रव्यमान यम है, तो आप ही बताइए कि उस अवस्था में हमारा वेग कितना हो जाएगा, नहीं संवेग कितना हो जाएगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, यम इंटू भी। तो संवेग हमारा कितना हो जाएगा, यम यू हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमने क्या माना है दोस्तों, यू माना था, यम यू हो जाएगा। अंतिम संवेग की बात करें जिसको हम P2 से डिनोट किए हैं, अंतिम संवेग की बात करें तो अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, यम इंटू भी हो जाएगा। यानी प्रारंभिक संवेग यम यू हो जाएगा, अंतिम हमारा संवेग क्या हो जाएगा, यम इंटू भी हो जाएगा। इन दोनों में देखा जाए, अब देखो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों, तो डेल पी। यानी हमारा संवेग बाद में देखा जाए तो P2 था, पहले P1 था, बाद में P2 हो गया। तो हम P2 में से P1 को घटाएंगे तो हमें पता चलेगा संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। और संवेग में परिवर्तन किसी भी फिजिक्स में परिवर्तन को डेल से डिनोट करते हैं। यानी डेल पी बराबर हमारा हो गया, हम P2 का मान एम भी रखे और P1 का मान यहाँ से हम एम यू रखे, तो एम भी माइनस एम यू, दोनों में यम कॉमन है, यम कॉमन लिया किया तो क्या हुआ, भी माइनस यू। तो न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम क्या कहता है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम अभी हमने बताया, ये कहा
कि किसी वस्तु पर जो हमने बल लगाया वो अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके? संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है उसके। यानी F बराबर क्या हो जाएगा? डेल पी बाई डेल टी। तो F बराबर आप सभी जानते हैं परिभाषा के अनुसार क्या हुआ? लगाया गया बल अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। लगाया गया बल को हमने F कह दिया, संवेग परिवर्तन को डेल पी कह दिया कि दर का मतलब होता है समय से भाग, तो समय से भाग कर दिया। अब आप सभी जानते हैं, हमने आपको बताया था कि परिभाषा कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी हम वीडियो बनाया था कि कैसे सूत्र के व्युत्पत्ति करते हैं। आप जाए प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ पर मिलेगा कि कभी भी अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट के रूप में हमने क्या लिखा है? के लिखा है। तो F बराबर हमारा हो गया के इंटू डेल पी बाई डेल टी। अब डेल पी का मान हमने रख दिया एम भी माइनस यू और टी रख दिया दोस्तों। अब हम सभी जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आप सभी क्या जानते हैं? वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी एम यानी v माइनस यू बटा टी बराबर ए, यानी वेग परिवर्तन बटा समय, यानी वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। आप सभी जानते हैं। तो इस टोटल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इस टोटल के जगह पर वेग परिवर्तन के दर, इस टोटल के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो यहाँ ए लिख दो, तो के इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी F बराबर के इंटू एम इंटू ए। यहाँ से के एक नियतांक है और प्रयोग के आधार पर हम एक्सपेरिमेंटल खोज किए तो हमारा के का मान क्या निकला? 1 निकला। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर निकाला। तो के की जगह 1 रखेंगे तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यम इंटू ए। यानी हमारा बल बराबर क्या मिला? यही तो है हमारा बल बराबर मिला द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये क्या है? ये बल की सूत्र की व्युत्पत्ति है। तो बल की सूत्र की व्युत्पत्ति की बात करी जाए तो वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होता है। बल की सूत्र की व्युत्पत्ति ये सर्वमान्य सूत्र है दोस्तों। F बराबर m इंटू ए, यानी F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमारा बल का सर्वमान्य जो है क्या है? सूत्र है। इसकी व्युत्पत्ति किस नियम से होती है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से होती है। ठीक है। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमारे बल का परिभाषा मिलता है। ये दोस्तों डायरेक्टली रेलवे में भी कई बार क्वेश्चन आ सकता नहीं आया है कि बल की परिभाषा हमें न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है और उसके सूत्र की व्युत्पत्ति हमारा आप सभी देख ही रहे हो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मिला। एक सूत्र हमें यह भी मिला, क्या मिला? F बराबर डेल पी बाई डेल टी, यानी संवेग में परिवर्तन बटा समय। दोस्तों ये दो ऐसे फार्मूला होता है जो डायरेक्टली इस फार्मूला बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप साथ कर लेते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के क्या प्रयोग है ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग क्या है? तो देखो, पहला देखो समझो। आप क्रिकेट देखते हो या क्रिकेट खेले हो तो आप देखते क्या हो कि खेल में क्षेत्र रक्षक जब तेजी से आती गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को गेंद की वेग की दिशा में पीछे की ओर करते हैं। आप सभी जो क्रिकेट नहीं खेले हैं वो क्रिकेट देखिए, क्रिकेट देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो गेंद रोकने वाला कैचर होता है उस गेंद को जब कैच करता है तो जिस दिशा में गेंद जा रही होती है उस दिशा में हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों पीछे की तरफ खींचता है? क्यों पीछे क्यों पकड़ता है? क्योंकि देखो क्यों करता है, क्योंकि उससे क्या होगा? देखो उससे क्या होगा कि हमारा समय बढ़ जाएगा। क्या होगा? कैच करने में समय बढ़ेगा। देखो तुरंत अगर कैच कर लेंगे, अपने हाथ को पीछे नहीं खींचेंगे तो तुरंत, यानी समय तुरंत विदिन सेकेंड हमारा मतलब माइक्रो सेकेंड में हमारा तुरंत अगर हम कर लेंगे तो हमारा डेल टी का मान क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। डेल टी छोटा, देखो यहाँ बल क्या है? डेल टी का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी टी हमारा छोटा होगा तो बल हमारा क्या होगा? बहुत तेज, बहुत अधिक होगा, क्योंकि देखो इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये हुआ दोस्तों, ये जहाँ छोटा हुआ तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। यानी हम तुरंत अगर गेंद को तुरंत हाथ में तुरंत कर लिए, पीछे अगर हम नहीं किए, तुरंत रोक लिए तो क्या होगा? बॉल ज़्यादा आरोपित होगा। अब बॉल ज़्यादा आरोपित होगा तो हमारे हाथ में चोट भी लग सकते हैं और हमारा गेंद छूट भी सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा गेंद बाल आता रहता है और ये जो हैंड रहता है, इस हैंड में जहाँ टच ही होने वाला रहता है कि हम हैंड को पीछे करते हैं। क्यों पीछे करते हैं? ताकि ज़्यादा समय तक हम उस वेग, ये जो हमारे जिस संवेग से हमारा आ रहा है उस संवेग में भी क्या करता है, ये यहाँ पर जहाँ कैच करता है तब कैच करके पीछे की तरफ हाथ को ले जाता है ताकि वो संवेग क्या हो? धीरे धीरे कम हो, बैलेंस हो। यानी समय को बढ़ाता है और समय बढ़ जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो लिखा है यदि डेल टी बढ़ेगा
देखो लिखा है डेल टी बढ़ेगा देन तब यफ का मान घटेगा, यानी बॉल कम लगेगा, हाथ में हमारा चोट कम लगेगा और गेंद आसानी से हमारा पकड़ी जाएगी। यानी यह भी दोस्तों आपके लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं, आप विश्वास माने पूरी फिजिक्स आपके लाइफ से रिलेटेड है और बहुत ईजी तरीका से आप समझेंगे। अब तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि जो हमारा क्रिकेटर होता है, जो क्रिकेट खेलता है, उस गेंद को जब रोकते समय हाथ पीछे क्यों करता है, किस नियम के अनुसार, तो गति के हमारा द्वितीय नियम का अनुप्रयोग ये हमारा आता है। और ये किसने दिया है, तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। आगे देखो और आप समझोगे। देखो तो गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो तुम ट्रैक्टर पर बैठे हो दोस्तों, नहीं बैठे हो तो जाओ बैठो, ट्रैक्टर पर स्प्रिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन ट्रैक्टर पर बैठोगे तो क्या होगा, देखो बैठोगे तो कूदेगा और इतना ज़्यादा तुम्हें चोट लगेगा कि ट्रैक्टर पर दोबारा बैठने का नाम नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर में हमारा एब्जॉर्बर नहीं लगा रहता है, स्प्रिंग नहीं लगा रहता है। स्प्रिंग लगा रहता तो क्या करेगा, स्प्रिंग लगा रहेगा तो मान लो कि यहाँ पर तुम हो, स्प्रिंग लगा रहेगा तो क्या करेगा, शॉक यहाँ पर लगेगा तो स्प्रिंग इसको अपने ऊपर लेगा, यानी शॉक को क्या करता है, स्प्रिंग एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमें कम चोट लगती है। क्यों, 4 व्हीलर में आप बोलेरो वगैरह में जाते हो तो कम चोट लगती है, और टेम्पो में बैठते हो तो क्यों चोट ज़्यादा लगती है, क्योंकि टेम्पो में स्प्रिंग का ज़्यादा प्रयोग नहीं रहता है, यानी शॉक एब्जॉर्बर का शॉक इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। लेकिन महंगी गाड़ियों में आप जाते हो तो वहाँ चोट नहीं लगता, ऊँचा खला आता है, फिर भी आप मेंटेन बनाए रखता है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग का प्रयोग हुआ रहता है जो शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब भी क्या है, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के अनुप्रयोग हैं। अब तीसरा देखो, यदि 2 हल्की और भारी गेंदें एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। भाई अब बताओ, ये एक बड़ा गेंद आ रहा है और एक छोटा गेंद आ रहा है, हाँ, तो किसको कैच करना आसान रहेगा बताओ। इसका दोनों का वेग मान लो समान है, लेकिन वेग समान है लेकिन इसका द्रव्यमान छोटा होगा और इसका द्रव्यमान क्या होगा, बड़ा होगा। अब वेग मान लो समान है तो द्रव्यमान छोटा होने के कारण इसका संवेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान बड़ा होने के कारण इसका संवेग ज़्यादा हो जाएगा। तो संवेग ज़्यादा हो जाएगा तो ये बराबर जानते ही हो क्या होता है, डेल पी बाई डेल टी, यानी बल हमारा संवेग के अनुक्रमानुपाती हुआ। चूँकि यहाँ पर संवेग हमारा ज़्यादा हुआ तो हमारा बल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बल ज़्यादा होगा तो हमारे हाथों में चोट लगेगा, हम उसे आसानी से नहीं पकड़ सकते। वही बात ये कहा है, यह भी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से निकलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.9 kg की वस्तु पर एक बल 10 सेकेंड के लिए आरोपित किया जाता है। बात को समझो, 0.9 kg क्या है, ये यम का मान है, यानी यम बराबर दे दिया है 0.9 kg। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या कर रहा है कि इस वस्तु पर जो 0.9 kg का जो वस्तु है, इस पर 10 सेकंड के लिए एक बल लगाया जाता है, यानी टी का मान क्या दे दिया है दोस्तों, 10 सेकंड। ऐसे एग्जाम में दोस्तों आप जरूर लगाइएगा, यानी हमारा एक वस्तु है, इस वस्तु 0.9 kg का, इस पर एक यफ बल लगाए हैं, कितने समय के लिए लगाए हैं, 10 सेकंड के लिए लगाए हैं। और 10 सेकंड के लिए लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब देखो आगे क्या होगा, आरोपित करते हैं। तो यदि वस्तु 250 मीटर दूरी तय करते हैं, यानी यह वस्तु यहाँ से हमने बल यफ लगाया तो यह वस्तु यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, लेकिन इसके भार में कोई भार नहीं, इसके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यह वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि हमने यफ बल लगाया कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। और कितना दूरी तय किया, तो 250 मीटर दूरी तय किया। तो बल का परिभाषा है या तो बल का परिभाषा नहीं, बल का परिमाण है, यानी बल का मान पूछ रहा है दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करिएगा, पहले तो क्वेश्चन को आप पढ़कर जो गिवन है उसको लिख दिए। क्या लिखिए, अब देखो वस्तु का पहले बताओ, वस्तु शुरू में स्थिर थी स्थिर, इस पर हमने यफ बल टी से, तो वस्तु स्थिर थी तो प्रारंभिक वेग का मान क्या हुआ दोस्तों, 0 हुआ। चलो ठीक है। अब वस्तु में अब क्या आ गया, गति आ गया। कौन सा गति आ गया, तो कितनी दूरी तय की, 250 मीटर की दूरी तय की, और कितने केजी की वस्तु है, 0.9 kg का है। तब इसी से देखो अब आगे क्या होता है। अब देखो, अब आप यहाँ पर लिखा है वी नो डेट, यानी हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं देखो, वी नो डेट, हम जानते हैं कि यफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। ये क्या है, तो ये कहाँ से आता है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आता है। और दूसरा देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सेकेंड न्यूटन लॉ, ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये आता है। ये कौन, ये हमारा ये बराबर एम इंटू ए। और आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि यस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो यस का मान हमारा 250 मीटर आया, प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, 0 है, तो यू का मान 0 रखोगे, टी कुछ भी हो गुणा हो तो 0 होगा,
हाफ ए टी स्क्वायर, टी का मान तुमने यहाँ रखा। अब यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखो 250 यही रहेगा, 2 से 10 हमारा टी का मान क्या है 10 गुणे 10, तो यहाँ से हमारा काटोगे तो 5 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा 5 में 10 से गुणा करोगे तो 50, और चूँकि ए से यहाँ पर क्या है गुणा है, माने क्या ए गुणे 50 आएगा, और 50 गुणा के उधर जाएगा तो भागा आएगा, यानी 250 बटा 50, और 250 में 50 से भाग करोगे तो क्या आएगा, कितने बार में कटेगा तुम्हारा 5 बार में। तो तुम्हारा ऊपर उत्तर क्या आ गया, ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमने ए का मान कैलकुलेट कर लिया, क्या आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान से देखो यम का मान दिया, ये कितना दिया है, यम का मान 0.9 kg दिया है। तो देखो यम का मान पता हो गया, ए का मान पता हो गया, ए का मान क्या आया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए का मान पता हो गया, तो क्या तुम्हारा बल नहीं निकल जाएगा। बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर बोलो यम इंटू ए, बल बराबर एम इंटू एफ बराबर एम इंटू ए, यम का मान 0.9 और बल का मान 5, तो 4 में 9 से गुणा करोगे तो 45, यानी 4.5 न्यूटन। काफ़ी ईजी है दोस्तों। यानी आपने क्या देखा कि आपने पहले जो जो मान दिया है वो आपने यहाँ पर लिख दिया कि भैया जो जो मान दिया है वो आपने लिख दिया। अब आपने देखा कि हमें क्या ज्ञात करना है, देखो मान क्या दिया है, तो यम का मान दिया है, तो यहाँ पर देखो अच्छे से समझो, यम का मान दिया है 0.9 kg, तो यहाँ पर लिखो 0.9 kg। टी का मान दिया है कि इस पर बल कितने सेकंड के लिए लगाते हैं, तो 10 सेकंड के लिए लगाते हैं 10 सेकंड। यश का मान दे दिया कि 250 मीटर की दूरी तय करता है, तो 250 मीटर यहाँ लिख दिए। बल का मान पूछ रहा है, यह बराबर क्वेश्चन हमारा, आप सभी को पता है हमारा बल पूछ रहा है, तो बल बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। तो किसी भी प्रकार से हम यम का हम मान, तो हमारा यहाँ दिया है 0.9, ए का मान हम पता कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यानी हमें ए का मान फाइंड आउट करना है। और शुरू में वस्तु की स्थिति क्या है दोस्तों, विरामावस्था है, तो यू बराबर हमारा 0 हो गया, और ए का मान हमारा निकलते ही हमारा बल निकल जाएगा। तो ये 4 चीज़ गिवन किस इक्वेशन में है, देखो यस, टी, ए और यू गति के किस नियम में है, तो गति के हमारा द्वितीय नियम होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से मान रखो, ए का मान निकल आएगा, ए का मान निकलते ही यम का मान पता है, ए का मान पता है, यहाँ पर रख दो, आंसर पाओ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 75 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर 5 सेकंड तक कार्य करता है, यानी एफ का मान दे दिया दोस्तों, एफ बराबर क्या दिया 75 न्यूटन। यदि वस्तु का द्रव्यमान 15 kg हो तो तुरंत ज्ञात करिए। दोस्तों क्वेश्चन हमसे बातें करता है, देखो बातें करना सीखो। देखो क्या कहता है, 75 न्यूटन का कोई बल, यानी एफ बराबर 75 न्यूटन लिख दो, 5 सेकंड तक कार्य करता है, यानी टी बराबर हमारा 5 सेकंड तक दिया है। यदि वस्तु का द्रव्यमान 15 kg हो, यानी द्रव्यमान मैंने मास, यानी एम बराबर हमारा 15 kg दिया है, तो त्वरण का मान ज्ञात करो, यानी ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है दोस्तों। और आप सभी जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है, और हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा यम हो जाएगा दोस्तों। एफ का मान 75 दिया है, यम का मान 15 kg दिया है, 15 में 75 से गुणा करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर टी का भी कोई मतलब नहीं रहा दोस्तों, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, ये सारा टॉपिक का वीडियो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस को अवश्य देखें, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सिलेक्शन अवश्य पाएंगे। दोस्तों बल का एसआई मात्रक आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। आप सभी बताइए एफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। यम का मतलब द्रव्यमान का, इसका मात्रक क्या होता है किग्रा, इंटू ए का मात्रक त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप सभी याद रखें कि जो बल का मात्रक होता है वो किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह किसने बताया, न्यूटन ने बताया, तो उनके नाम पर रख दिया गया कि यह ए किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कह दिया गया। तो बल का एसआई मात्रक क्या है, तो किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह भी बल का एसआई मात्रक है। साथ ही साथ इसको न्यूटन कहा गया, तो यह भी बल का एसआई मात्रक है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन बल का अगर सीजीएस मात्रक एग्जाम में पूछ देगा तब क्या करोगे, बल का सीजीएस मात्रक दोस्तों हम प्रणाली बता दिए हैं आप सबको कि जो मात्रक के सिस्टम होते हैं, यूनिट ऑफ सिस्टम, ये आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक हमारा किग्रा है और दूरी का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकेंड है ना। लेकिन सीजीएस में क्या हो जाता है, तो सीजीएस में हमारा दूरी का मात्रक सी से सेंटीमीटर हो जाता है। आप सभी पहले वीडियो को देखें, सेंटीमीटर में होता है, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम में हो जाता है और समय का मात्रक सेकेंड में हो जाता है दोस्तों।
तो चलो F बराबर m इंटू ए, देखो जो द्रव्यमान है इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, तो ग्राम कर दो। और ए त्वरण है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर का छोटा मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा CGS प्रणाली में। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो CGS प्रणाली में जो मात्रक है इसका नाम क्या रखा गया, डाइन रखा गया, याद रखिएगा। तो बल का CGS मात्रक क्या है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका नाम डाइन रखा गया, अतः बल का हमारा CGS मात्रक क्या हो गया, डाइन हो गया। कभी कभी डाइन और न्यूटन में डिफरेंस पूछ देता है, ये सारे फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों बताए गए हैं। तो रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन, तो क्या होगा, देखो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, आप सबको ज्ञात है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है हमारा, किग्रा, 1 किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है, आप सभी सब्जी रोज़ खरीदने जाते हो, आटा चावल 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम कर दो। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर ही रहने दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो गया कि नहीं होता। पहले अंक के गुणा करो, देखो 1 पर 3 जीरो, 1 पर 2 जीरो, यानी 1 2 3 2 5, यानी 10 पर 5, 10 पर 5 माने 1 पर हमारा 5 की जीरो, इसका मतलब हुआ। इसको हम 10 के पावर 5 भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डाइन लिख सकते हैं। यानी 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। डाइन क्या है हमारा, बल का CGS मात्रक ही डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। न्यूटन के गति का तृतीय नियम देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी जानते हो, एक आप कभी अनुसरण करो, क्या करो कि आप कभी भी किसी दीवार पर अपने अंगूठे से या अपने मुट्ठी बांधकर उस पर बल लगाओ, अभी लगाओ, या नीचे जो पृथ्वी है या जो भी आप तख्त पर बैठे हो तो तख्त पर आप नीचे की तरफ अंगूठे पूरी मुट्ठी से बल लगाओ खूब जोर से, तो आपको पता चलेगा कि आप जितना बल लगा रहे हो तो आपको ये लगेगा कि दीवार भी आपको उतने ही बल से आपको चोटिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी दीवार भी जो है उतना ही बल विपरीत दिशा में आपके ऊपर लगाता है। तो चूँकि यह इसकी दिशा ये रहती है, इसकी दिशा ये रहती है, तो इसकी दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी ये माइनस कर देते हैं। यानी उतने ही के बराबर बल लगता है, लेकिन ये परिमाण में क्या होता है, दिशा में चेंज होता है, परिमाण तो बराबर होता है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। या इसे ऐसे देख सकते हैं, गति का, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अभी हमने बताया ये, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दोस्तों मान लो किसी को तुम थप्पड़ मारते हो या किसी को फैट मारते हो तो तुम्हें भी चोट होता है, क्योंकि तुमने एक्शन किया, उधर से रिएक्शन आया। यानी उतना ही होगा, उतने ही मात्रा में होगा, लेकिन अंतर है कि दिशा चेंज हो जाएगी। ये हमारे न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। और इसका अनुप्रयोग क्या है, इसका क्या उदाहरण है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। पहला है कि बंदूक से कोई गोली निकलता है, तो बंदूक से गोली निकलने के बाद पीछे की ओर झटका देता है। दोस्तों हम पिक्चरों में देख लेते हैं कि गोली वो चला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी बंदूक चलाए होंगे तो देखेंगे कि बंदूक से हमारा गोली जब निकल जाता है, ये हमारा बंदूक है, बंदूक से जब हमारा गोली निकल जाता है तो यह हमारा बंदूक पीछे की तरफ झटका भी देती है। क्यों, क्योंकि इससे निकलने के बाद जो इधर बल लगा उतना ही मात्रा में पीछे की तरफ भी बल लगता है। या यह गोली जब इधर निकली तो छोटी गोली का जो संवेग होगा उतने के बराबर इधर पीछे की तरफ भी संवेग होगा। क्यों, F बराबर आप सभी को जानते हो कि हमारा बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है डेल पी का, तो इसको उल्टा ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, गति के तृतीय नियम के उदाहरण के। आगे तरफ हमारा बंदूक से गोली निकला तो पीछे की तरफ हमारा बंदूक भी झटका देता है। अब देखो राकेट की गति आप सभी देखते हो, राकेट कैसे चलती है, तो इधर की तरफ चलती है और पीछे की तरफ क्या छोड़ती है दोस्तों, धुआं छोड़ती है। क्यों, तो जिस बल से यह इधर की तरफ हमारा मूव हुई उसी बल से हमारा क्या होता है, या उसी संवेग से हमारा इधर से धुआं निकलता है, जिस वजह से वह आगे की तरफ बढ़ती है। यानी राकेट की गति भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ही एक उदाहरण है। आगे देखो, फिर नाव को जल से चलाने के लिए चप्पू से जल को पीछे की ओर धकेला जाता है। दोस्तों आप सभी नाव पर बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो जाकर बैठिए। तो नाविक क्या करता है कि जल को पीछे की तरफ ढकेलता है। देखो पीछे की तरफ ढकेलता है, इसे अपना चप्पू निकालता है और पीछे की तरफ ढकेलता है। क्यों,
ताकि हमारा नाव आगे की तरफ बढ़ जाए। जल को पीछे की तरफ ढकेलता है ताकि हमारा नाव आगे की तरफ बढ़ जाए। तो ये हो ना हो, क्रिया प्रतिक्रिया की ही बात यहाँ पर भी होती है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का यह भी उदाहरण है। चौथा, हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। कहने का मतलब हमें अनुभव होता है ना कि हम बहुत ही वजन हो गया है, हम भार का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा शरीर हम पर भार बल आरोपित कर रहा है। यानी यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया की बात आई, यानी यह भी न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु पर 36 न्यूटन का बल लगाया जाता है, देखो दोस्तों यह कोई वस्तु, यह मौन द्रव्यमान का है, इस पर 36 न्यूटन का कोई बल लगाया गया तो उसमें त्वरण 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बल लगाया तो त्वरण होगा ही, क्योंकि F बराबर m × a आप सभी को विदित है। तो 36 न्यूटन का बल लगाया तो इसमें त्वरण 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ। दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन को लिखते चलिए, यानी क्वेश्चन से बातें करना सीखिए। फिर क्या कर रहा है कि वही बल यानी वही 36 न्यूटन का बल अन्य वस्तु पर, जिसका द्रव्यमान हमने m2 मान लिया, कि इस अन्य वस्तु पर लगाया जाता है तो हमारा त्वरण 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा त्वरण क्या होगा? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्पन्न हुआ। तो बताइए कि यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ मिला दिया जाए, यानी इन दोनों वस्तुओं को एक साथ मिला लिया जाए, अब बल वही लगाया जाए तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? यानी ये कह रहा है कि हमारा m1 m2 दोनों वस्तु को मिला दिया जाए और 36 न्यूटन का ही बल लगाया जाए तो ए का मान क्या होगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ए का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ से देखो F बराबर क्या होता है दोस्तों? m × a। तो F का मान इस स्थिति में देखो, यहाँ से F का मान 36, m का मान m1 रखा और a का मान यहाँ हमने क्या रखा? a का मान यहाँ 9 रखा। देखो a का मान 9 रखा। तो m का मान हम m1 के दिखाए हैं तो क्या होगा? 36/9 यानी 4 kg हमारा आ गया। उसी तरीक़ा से m2 हम निकालें, m2 बन निकाले। देखो यहाँ से F बराबर m × a, यहाँ से देखो F का मान 36 तो यहाँ पर हमने 36 रखा। m2 का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर m2 लिखा। a2 हमारा त्वरण है 18 kg तो यहाँ पर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखा। ये पहला केस था, यहाँ पर दूसरा केस अप्लाई किया है। तो यहाँ पर देखो 36 में 18 से भाग हो जाएगा तो m2 का मान हमारा 2 kg निकल जाएगा। यानी m1 हमारा 4 kg का निकला और m2 हमारा 2 kg का निकला। और यहाँ पर क्या है? m1 + m2 दोनों को जोड़ दिया है, तो यानी दोनों द्रव्यमान को जोड़ दिया है तो 4 + 2 यानी 6 kg का। यहाँ पर m का मान क्या हो गया दोस्तों? 6 kg का हो गया। यहाँ का द्रव्यमान 6 kg हो गया। अब बल हमारा F बराबर 36 इसके लिए भी है। ए पूछ रहा है, आप सभी को पता है क्या? F बराबर m × a, आप सभी को पता है। F का मान यहाँ 36 से रखो, देखो 36 से रखो। m की जगह क्या रखोगे? m1 + m2, m1 + m2 × a त्वरण। m1 + m2 का मान क्या है दोस्तों? 6 आया तो यहाँ पर 6 रख दो, 4 + 2 6 आ गया। इंटू a का मान हमें चाहिए, अब क्या होगा? 36 और 6 यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा, यानी a बराबर 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में पढ़ा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। इसमें हमें बल की परिभाषा, कोई पूछेगा कि बल की परिभाषा कहाँ से निकलती है, तो बल की परिभाषा हमारे न्यूटन की गति के प्रथम नियम से निकलती है। दूसरा, न्यूटन का जो सूत्र की व्युत्पत्ति F बराबर F अनुक्रमानुपाती होता है ΔP/ΔT, यानी संवेग के दर के अनुक्रमानुपाती होता है बल, या F बराबर m × a। यानी हमारे बल की सूत्र की व्युत्पत्ति कहाँ होती है? तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। और उसकी बल की परिभाषा कहाँ से पता चलता है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। और तीसरा कि जितना भी हमारा क्रिया यानी एक्शन के अपोजिट साइड में हमारा क्या होता है? रिएक्शन होता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारा जो है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के किस गति विषय के नियम से निकलता है? तो न्यूटन गति के तृतीय नियम से निकलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और ऐसे ही आपको क्वालिटीपूर्ण निरंतर वीडियो आती रहेंगी।